बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है थर्मिस्टर। इसको हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। मोस्टली यहाँ से एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम इसको जो है वो देखेंगे कि किस तरह से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। देखिए जी, सबसे पहले आप गौर करें वर्ड के ऊपर जो कि है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, थर्मल और रजिस्टर। थर्मल मीन्स हीट और रजिस्टर आप जानते हो। सो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर जिसने हीट को सेंस करना है। ओके, मोस्ट थर्मिस्टर आर ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इसके अंदर जिस चीज़ पे आपने ख़ास तौर पे तवज्जो करनी है वो वर्ड है मोस्ट। अगर आए कि मोस्ट थर्मिस्टर तो आपने कहना जी ज़्यादातर ये होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जिसकी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन हो। ठीक हो गया। थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर आल्सो अवेलेबल, ये भी बात याद रखनी है आपने। अब अगर एमसीक्यूज आए कि मोस्ट, तो मोस्ट में फिर आपने कहना जी नेगेटिव, लेकिन अगर जनरल आए कि हमारे पास किस तरह के थर्मिस्टर अवेलेबल हैं तो आपने कहना जी नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये वर्ड्स का हेर फेर है जिसकी वजह से आप अपना एमसीक्यूज गलत कर सकते हो। तो आपने वर्ड पे तवज्जो देनी है। अगर मोस्ट आ जाए तो आपने नेगेटिव, और अगर मोस्ट ना आए जनरल बात हो तो आपने कहना जी पॉजिटिव वाले भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी होते हैं। पॉजिटिव में हमारे पास जो है वो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी बात याद रखिएगा। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करें। कंस्ट्रक्शन में ये भी आपको जो है वो एमसीक्यू में आ सकता है कि जी ये जो आपके पास थर्मिस्टर होते हैं ये किस तरह के मटेरियल से मिलके बने होते हैं। थर्मिस्टर आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमी कंडक्टर सिरामिक। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये सेमी कंडक्टर सिरामिक्स होते हैं मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। पहला एमसीक्यू यहाँ से ये आ गया। दूसरा आ गया जी मेटेलिक ऑक्साइड्स वाला। ऑफ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन। Mn मैग्नीज, Ni फॉर निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन। दीज आर प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स। हम इनको जो हमने शेप हमें चाहिए होती है उस शेप में हम इनको क्या करते हैं, हम प्रेस करते हैं और फिर हम इन्हें बेक करते हैं एट हाई टेम्परेचर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप घरों में केक बेक करते हो कि आप पहले जो है जिस शेप का आपने केक बनाना हो आप उसको उस शेप में लेके आते हो, फिर आप उसको माइक्रोवेव ओवन में रख देते हो ताकि वो हाई हीट के ऊपर जो है वो क्या वो बेक हो जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब ये जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्या हैं, ये हमारे पास थर्मिस्टर हैं जो कि बीड्स की सूरत में होते हैं, वॉशर की सूरत में और रॉड्स की सूरत में। तो ये आपने याद रखना है, ये तीन टाइप्स। उसके बाद जी टेम्परेचर मेजरमेंट, ये बात बहुत अहम है और ये बात जो है ये एमसीक्यू में कोई 3 से 4 दफ़ा पूछी गई है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक हो गया, आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर। अब वो लो टेम्परेचर कितना होता है, सच थर्मिस्टर कैन मेजर टेम्परेचर नियर 10 केल्विन। ये बुक की लाइन है 10 केल्विन, और हम इसको थोड़ा सा चेंज करके -263 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं कि आप थर्मिस्टर से इतना लो टेम्परेचर जो है वो बड़ा इजीली मेजर कर सकते हैं। यही वजह है कि हम बोलते हैं कि जो थर्मिस्टर है ये हीट सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। हाई रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इनेबल्स वेरी लो टेम्परेचर मेजरमेंट। ये देखें हाई रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस और इसका इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो टेम्परेचर लो होगा, ये आप जानते हो। यही वजह है कि हाई रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इनेबल्स वेरी लो टेम्परेचर मेजरमेंट मोर एक्यूरेटली। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आप लो टेम्परेचर बहुत अच्छी तरह से बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। ये बात भी एमसीक्यू में आ सकती है। उसके बाद जी एट द एंड इसकी एप्लीकेशंस। अब ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे आता है जी कि आप डिफ़ाइन करें थर्मिस्टर क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन लिखें, या आप ये बताएं जी कि थर्मिस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी जो है एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये चीज़ें आपने लिखनी। पहली बात ये जी आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। ठीक है जी, पहली बात कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस, बिल्कुल जी। अब ये जो आपके पास दूसरा पॉइंट है ये है वर्किंग ऑफ थर्मोकपल।
थर्मोकपल में क्या होता है कि हम हीट चेंजेस को इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस के अंदर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसकी वर्किंग समझाएगी। इसके अलावा जी ये सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल होता है स्मोक एंड फायर डिटेक्टर। मोस्ट कॉमन इसकी जो एग्जांपल है ये इस्तेमाल होता है मॉल्स के अंदर और बड़े बड़े होटल्स के अंदर। आप अक्सर देखते हैं कि जब खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो अलार्म खुद ब खुद बोलने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब बिलफर्ज आग लगती है तो देखें आग लगने से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला इस्तेमाल किया हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो वो सर्किट को ऑन कर देगा। यही वजह है कि अब अगर आपने बज़र लगाई हुई है तो बज़र बोलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने लाइट लगाई हुई है तो वो लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है, पता चल जाता है कि कोई इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था जी हमारे पास थर्मिस्टर। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है जी पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं अब आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत अहम है। और इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक डिटेल लेक्चर है, इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको भी आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपको थ्योरेटिकल बेस कम आएगा, मोस्टली ये न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। और इससे रेलेवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। ओके, तो थ्योरेटिकल यहाँ पे काम कम है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट्स बहुत मज़े के इस्तेमाल होंगे और मैं एट द एंड आपको कुछ एंट्री टेस्ट की चीज़ें भी समझाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ये है 13.7 इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये देखना है इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है और किस तरह से रजिस्टर के अंदर पावर डेसिपेशन होती है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये एक सर्किट है, ये आपकी बुक से सर्किट लिया गया है। एक बैटरी है जो पोटेंशियल V प्रोवाइड कर रही है, जिसका करंट I है, और ये एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसके दो टर्मिनल हैं A और B। अब हमें पता है कि बैटरी में एक चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है इनसाइड द बैटरी। ये मैंने आपको बात बताई थी कि ये आपके पास बैटरी है, ये है आपके पास पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। चार्ज ने लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना है और ये कैसे जाता है, जब हम चार्ज पे वर्क करें। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 का 12.9 आर्टिकल। और यहीं से मैंने बात शुरू की हुई है कि फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, तो हमने कहा जी कि ये अब आपके पास इक्वेशन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो W आ जाएगा V डेल Q। यहाँ तक बात ज़रा देखें और समझें कि हो क्या रहा है कि बैटरी ने क्या करना है, बैटरी ने वर्क करना है चार्ज को मूव करवाने में। ओके, और उस चीज़ को हमने इक्वेशन नंबर 2 तक लिख दिया। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, अब देखें हमने कहा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट होता है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और हमारे पास जो इक्वेशन 2 है इसमें सिर्फ चार्ज आ रहा है, हमें चाहिए करंट। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 2 को डेल्टा टी पे डिवाइड कर देंगे ताकि डेल Q ओवर डेल T जो है ये करंट बन सके। ओके, तो जब हमने ये डेल्टा टी पे इसको डिवाइड किया तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन। अब पावर क्या होती है, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के अंदर। और डेल Q ओवर डेल T ये क्या है, ये करंट होता है, कहाँ पढ़ा है, सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो फिर यहाँ से इक्वेशन बन गई, देखें ये चीज़ बन गई आपके पास पावर, V वैसे का वैसे रहा, और डेल Q और डेल T ये क्या बन गया, करंट। तो हमने कहा जी पावर इज इक्वल टू V क्रॉस I। ठीक है, ये बन गई जी हमारी इक्वेशन नंबर A, एंड दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि P इज इक्वल टू V क्रॉस I। अब इस चीज़ को थोड़ा मैं सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, चाहे आपके घर में LCD लगी हो, चाहे आपके घर में जो है वो आयरन हो, कपड़े इस्त्री करने वाली जो होती है इस्त्री इसको बोलते हैं, आपका मोबाइल चार्जर हो, घर में लगा पंखा हो, कोई भी चीज़ है तो उसकी एक इलेक्ट्रिकल पावर होगी, उसकी एक पावर रेटिंग होगी। थोड़ा सा और आसान करूं तो मैं सिंपल ये कहता हूं कि अगर आपने कभी मार्केट जाकर आपने कभी एनर्जी सेवर परचेज़ किया हो तो दुकानदार आपसे पूछता है
कि आपको कितने वाट वाला एनर्जी सेवर चाहिए, तो आप कहते हैं जी 20 वाट, 30 वाट, 5 वाट, 10 वाट, व्हाटसोएवर। तो वो जो वाट्स हैं वो पावर रेटिंग है। बात समझ आ गई है? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि P इक्वल टू V क्रॉस I प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये पावर रेटिंग होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर पावर रेटिंग कैसे निकालते हैं, तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो। बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूँ कि ये बैटरी है, ठीक है जी, अब इसकी जो पावर है वो P है। मैं कहता हूँ जी कि आपके पास जो वोल्ट हैं बिलफर्ज वो हैं 2 वोल्ट, और जो करंट है मैं कहता हूँ जी बिलफर्ज ये है 1 एम्पेयर। तो फिर पावर क्या होगी? हमने कहा जी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो पावर कितनी आ गई? 2 वाट। समझ आ गई? तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें तो पावर रेटिंग आती है। सो इक्वेशन ए इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। दिस इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ये इंपॉर्टेंट बात है, अब बैटरी आपको पावर P प्रोवाइड कर रही है। ओके, दिस पावर विल बी यूज्ड बाय द रेजिस्टेंस। बिल्कुल जी, जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है उसने इस पावर को इस्तेमाल करना है। पावर इज मेजर्ड इन वाट्स, ये MCQ है, ठीक है, आ सकता है आपको कि पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, ठीक है। और ये वाट कैसे आता है कि वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दो एम्पेयर के साथ, तो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर ये वाट होता है, ठीक है। ये उसका आपके पास आ गया सिंबल। इक्वेशन ए इज़ द जनरल इक्वेशन। ये MD कैट में हम MCQs बच्चों को करवाते हैं, याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन ए, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अगली जो बात है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है जी पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। अब हमने कहा जी इक्वेशन ए क्या आ गई? V मल्टीप्लाई बाय I। ओहम्स लॉ जो कि सर्किट का बेसिक लॉ है जो आप पढ़ चुके हो, वो होता है V इक्वल टू IR। ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैंने इक्वेशन X का हुआ है यहाँ पे। अब हमने पावर देखनी है सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में, क्योंकि हमारे पास सर्किट दो ही तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज़ सर्किट और एक होता है पैरेलल सर्किट। अब सीरीज़ सर्किट को ज़रा सबसे पहले देखें, इसको मैं छुपा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। सीरीज़ में आप जानते हो कि करंट सेम रहता है जबकि वोल्टेज डिवाइड होती है, और ये चीज़ मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को ना समझ आ रही हो तो वो पिछला लेक्चर जाके देख सकता है, एंड पे मैं उस लेक्चर का लिंक भी जो है वो दे दूँगा। ओके, तो हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड होगी। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे V की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। ये याद रखिएगा कि जो वैल्यू चेंज होगी उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। तो इस इक्वेशन में मैं V की वैल्यू पुट करूँगा, वो वैल्यू कहाँ से लूँगा? वो वैल्यू लूँगा ओहम्स लॉ से। तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की V इक्वल टू IR, तो ये देखें जी हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई P इक्वल टू I स्क्वेयर R। ये कैसे बनती है कि आपने इस इक्वेशन A में V की वैल्यू पुट कर दी जो आपने इक्वेशन X से ली है, तो ये आ गया P इक्वल टू IR मल्टीप्लाई बाय I, तो I स्क्वेयर R। इसको बोलते हैं इक्वेशन B, और ये है जी पावर इन सीरीज़ की इक्वेशन, ये भूलनी नहीं है। अगर सीरीज़ में पावर की बात होगी तो आप P इक्वल टू I स्क्वेयर R इस्तेमाल करेंगे। और देखें जी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सीरीज़ सर्किट में जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर डेसिपेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये बात भूलनी नहीं है, ये एंट्री टेस्ट में काम आएगी। और यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। ओके, तो याद रखिएगा कि सीरीज़ में जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस पावर डेसिपेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आ जाए जी आप पैरेलल सर्किट के ऊपर। पैरेलल सर्किट के लिए वही जी इक्वेशन ए आ गई आपके पास, ओहम्स लॉ आ गया। अब आप जानते हो कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहती है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ए में आपने करंट की वैल्यू पुट करनी है, और वो वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? वो वैल्यू लेंगे आप ओहम्स लॉ से। तो देखें यहाँ पर मैंने I इक्वल टू V ओवर R इक्वेशन Y बना दी है, इसको देख लो। अब इस इक्वेशन Y को इक्वेशन ए में पुट कर दो। ये देखें जी यहाँ पे इसको आपने पुट कर देना है। तो जब पुट किया तो ये आ गया जी आपके पास सॉल्व करके P इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर R, ये बन गई इक्वेशन C। इस इक्वेशन को बोलते हैं पावर इन पैरेलल। भूलना नहीं है, सीरीज़ में P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R, पैरेलल में P इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर R। ठीक है, अब देखें जी पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी पैरेलल में उसके क्रॉस पावर डेसिपेशन कम आएगी। ये बात भूलनी नहीं है। और यही चीज़ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 13.6 में पूछी गई है, और ये क्वेश्चन आपने इस कंसेप्ट के मुताबिक सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है,
तो ये आपकी असाइनमेंट है एक तरह से 13.6 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो हमारा एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आप इक्वेशन बना सकते हो P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लो कि P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। चूँकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ये इक्वेशन ऐसे बन गई। ठीक है बेटा, अच्छा अब MD कैट के हवाले से MCQ सॉल्व करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ जी कि मेरे पास 3 बल्ब हैं। ठीक है, 3 बल्ब हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हो, ये तीनों लगे हैं सीरीज़ में। इनकी जो रेजिस्टेंस रेटिंग है वो है 10 ओहम, 20 ओहम और 40 ओहम। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इन तीनों में से किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, किसका ग्लो ज़्यादा होगा। तो आपने ये देखना है कि जिसके क्रॉस पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा पावर इस्तेमाल करेगा उसका ग्लो भी ज़्यादा होगा। तो फिर सीरीज़ में क्या असूल है, तो हमने पढ़ा कि सीरीज़ में असूल ये है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर डेसिपेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब उसका ग्लो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब ये सीरीज़ सर्किट है, देखो हमने कहा कि सीरीज़ सर्किट में 40 ओहम की मोर ब्राइटनेस होगी इन सीरीज़। ठीक है, तो ये MCQ याद रखना है कि जिसकी रेजिस्टेंस रेटिंग ज़्यादा होगी सीरीज़ में उसके क्रॉस पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। और पैरेलल में उल्ट काम। अब देखें जी, हमने कहा जी अगर ये तीनों पैरेलल में लगे हों तो अब बताएं किसके क्रॉस पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी या किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो हमने कहा जी पैरेलल के अंदर पावर डेसिपेशन जो है, अब ये देखो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके क्रॉस पावर डेसिपेशन क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हमने कहा जी 10 ओहम मोर ब्राइटर इन पैरेलल। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास एंट्री टेस्ट का कंसेप्ट। तो ये सवाल आपको MD कैट में आ सकते हैं इस तरह के, और इस तरह के जो हैं वो FSC में भी पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, और बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करो, या आप मेरे पर्सनल WhatsApp नंबर पे मुझसे पूछ सकते हो कोई चीज़ ना समझ आई हो। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कोशिश करें कि इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की भी मदद कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।